हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति, आपकी हिंदी वाली मैम, आज फिर आपके सामने आई हूँ हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वाच्य। क्लास 10th में लगा हुआ है, ये व्याकरण का सेकंड पॉइंट है। पहला है रचना के आधार पर वाक्य भेद और उसके बाद ये दूसरा है वाच्य। एक बार फिर मैं आपसे कहूँगी, हमारा चैनल देखने से पहले उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ठीक है, ताकि हमारी जो नई नई वीडियो है आप तक समय से पहुंच जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक जो है आज का वाच्य। क्लास 10th NCERT में भी है ये आपका और यूपी बोर्ड में भी। ठीक है, देखेंगे हमारा आज का टॉपिक क्या है, वाच्य। पहले जानेंगे वाच्य कहते किसे हैं। ठीक है, वाच्य होता है हमारा बोलने का विषय, कि हमारा बोलने का विषय है क्या, क्रिया है, कर्ता है या कर्म है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाच्य में क्रिया के विधान का विषय, वाच्य में क्रिया के विधान का मुख्य विषय। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाच्य में क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। ठीक है, कर्ता है, कर्म है या भाव है। ठीक है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते। ठीक है, आया समझ में। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाच्य में क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाच्य में क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे कहते हैं हम वाच्य। एक और आसान से हम लैंग्वेज में कह सकते हैं, बोलने के विषय को, बोलने के विषय को वाच्य कहते हैं। ठीक है, बोलने के विषय को वाच्य कहते हैं। अब बोलने का विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है। ठीक है, यही पहचान, इसी चीज की पहचान करना ही वाच्य कहलाता है। तो वाच्य समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं इसके भेद, के वाच्य के भेद कितने होते हैं। वाच्य के भेद होते हैं 3। वाच्य के भेद, वाच्य के भेद होते हैं हमारे 3। वाच्य के भेद 3 कौन कौन से होते हैं, यहां भी लिखा है देखो, कर्ता, कर्म और भाव। ठीक है, पहला क्या है हमारा, कर्तृवाच्य,
दूसरा है हमारा कर्मवाच्य और तीसरा है हमारा भाववाच्य। ठीक है, देख लिया अभी। वाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया के बोलने का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है, भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। या बोलने के विषय को वाच्य कहते हैं, बोलने के विषय को वाच्य कहते हैं। अब है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं हमारे, कर्तुवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अब हम इसके बारे में एक एक करके जानते हैं कि कर्तुवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है। इसे मिटा दो बेटा, मिटो देते हैं इसे। ठीक है, बिना मिटाए हमारा काम नहीं चलेगा। पहला आता है हमारा कर्तुवाच्य। क्या है पहला हमारा? कर्तुवाच्य। कर्तुवाच्य। ठीक, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता है, उसे कर्तुवाच्य कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से या जिस विधान से यह ज्ञात हो कि क्रिया के विषय का, क्रिया के विधान का या क्रिया के विधान का, क्रिया के विषय का मुख्य विषय, ठीक है, क्या है? कर्ता है, उसे क्या कहते हैं? कर्तुवाच्य। ठीक, एक बार और देखेंगे मेरे पास साथ। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता है, उसे कर्तुवाच्य कहते हैं। ठीक है, मुख्य विषय क्या है? कर्ता, तो उसे क्या कहते हैं? कर्तुवाच्य। अब देखेंगे इसके कुछ उदाहरण। ठीक है बेटा, जैसे पहला पॉइंट अभी हमारा ये, दूसरा भी हमारा पॉइंट रह रहा है। जैसे राम खाना खाता है, श्याम मैच खेलता है, गीता गाना गाती है। ठीक है, जैसे राम खाना खाता है, श्याम मैच खेलता है, ठीक, गीता गाना गाती है। ठीक है, क्या क्या है? राम खाना खाता है, श्याम मैच खेलता है, गीता गाना गाती है। कर्ता कौन है इसमें? राम। इसमें क्या है? श्याम। इसमें क्या है? गीता। तो ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता है। कौन है कर्ता? ये रहे। ठीक है, ये जो कार्य हो रहा है कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है, उसे कर्तुवाच्य कहते हैं। ठीक है, इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया ही हो सकती हैं। यहां लिख दूं, इसमें कर्ता द्वारा सकर्मक,
ठीक है। वे ए कर्मक दोनों, ठीक है, दोनों क्रिया हो सकती, ठीक है भाई। ये पॉइंट हो गया हमारा कर्तृवाच्य का। क्रिया के जिस विधान से हमें ये पता चले कि उसका मुख्य विषय कर्ता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। राम खाना खाता है, खाना कौन खा रहा है? राम। श्याम मैच खेलता है, मैच कौन खेल रहा है? श्याम। गीता गाना गाती है, गाना कौन गा रही है? गीता। तो ये हमारे हो गए कर्तृवाच्य के उदाहरण, ठीक है। इसका बोलने का विषय कर्ता है। इसमें कर्ता द्वारा सकर्मक व अकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं, ठीक है। सकर्मक और अकर्मक तो पता होगा ना, पिछली क्लासेस में देखा होगा। तो यहाँ पर इसमें बोलने का विषय क्या है? कर्ता, ठीक है। यहां लिख दूं, बोलने का विषय कर्ता, ठीक है। बोलने का विषय क्या है हमारा? कर्ता। तो ये हमारा पूरा हो गया, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? कौन बताएगा हमें? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा दूसरा पॉइंट क्या है। ये वाला समझ में आ गया? इसे रेज कर दें, ठीक है। ठीक है बेटा, देखिए क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्म है, ठीक है, तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्म है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। क्रिया के विधान से जब हमें ये पता चलता है कि उसका मुख्य विषय कर्म है, तो वो हमारा कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, केला खाया जाता है, विद्यार्थियों द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। क्या है इसका? पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। केला खाया जाता है, इसमें जो प्रधानता है वो कर्म की है, ठीक है। तीसरा, रोहन द्वारा काम किया जाता है, ठीक है। मोहन द्वारा काम किया जाता है, यहां पर हम द्वारा भी देख सकते हैं, ठीक है। एक उदाहरण देखेंगे द्वारा का। अब है राम के द्वारा
पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। यहाँ पर हम द्वारा जैसे शब्दों को भी देख सकते हैं। ये भी इसकी एक पहचान करने का अच्छा तरीका है। किसकी? कर्मवाच्य की। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्म है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे, पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, यह राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है या गीता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। हम इसमें के द्वारा भी लगा सकते हैं। केला खाया जाता है, गीता द्वारा केला खाया जाता है, मैम द्वारा केला खाया जाता है, आप लोगों द्वारा केला खाया जाता है, सोहन द्वारा काम किया जाता है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर के द्वारा जैसे शब्दों को भी देख सकते हैं। ये भी इसकी पहचान करने का एक आसान तरीका है। और इसके जो उदाहरण बनते हैं वो हमेशा सकर्मक क्रिया में बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ, सकर्मक क्रिया द्वारा कार्य किया जाता। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। इसमें सकर्मक क्रिया द्वारा काम किया जाता है। अब हम देखते हैं इसी का तीसरा टॉपिक। ठीक है, ये हमारा दूसरा था। पहला हमारा कर्तृवाच्य था, अब तीसरा आ जाएगा हमारा भाववाच्य। ठीक है बेटा, ये मिटाओ देंगे, चलो सारे मिटो देते हैं। तीसरा है हमारा, तीसरा और लास्ट पॉइंट, भाववाच्य। भाववाच्य। ठीक है, तीसरा हमारा भाववाच्य। पहला हम कर्तृवाच्य भी कर चुके हैं, दूसरा हम कर्मवाच्य भी कर सकते हैं। अब हमारा है भाववाच्य। भाववाच्य क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय। ठीक है, क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय भाव होता है। ठीक है, भाववाच्य में क्या होता है? क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय क्या होता है? भाव। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भाववाच्य। किसको? भाव को। जहां पर क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय भाव हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। और यहाँ पर हमेशा असमर्थता और निषेध का बोध होता है और अकर्मक क्रिया यहाँ पर होती है। और इससे पहले जो हमने करी थी कर्मवाच्य में, उसमें सकर्मक क्रिया होती है। और उससे पहले जो हमने कर्तृवाच्य में की थी, उसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती है। यहाँ पर जो पूरा जो पॉइंट घूम रहा है वो क्रिया के ऊपर ही है। ठीक है, कि क्रिया का मुख्य विषय भाव है, कर्ता है या कर्तु है। ठीक है बेटा, या कर्म है। इसी के बारे में ये पूरा हमारा टॉपिक है। अब इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, इसके उदाहरण हमेशा निषेधात्मक लिए हुए होते हैं। ठीक है, असमर्थता लिए होते हैं। जैसे मोहन से चला नहीं जाता। ठीक है, रोहन
से मैच खेला नहीं जाता। धूप में चला नहीं जाता। ठीक है, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। मोहन से चला नहीं जाता। ठीक, भाव आ रहे ना मोहन के, कैसे भाव आ रहे कि उससे अब चला नहीं जाता। रोहन से मैच खेला नहीं जाता, कैसे भाव आ रहे कि रोहन से मैच खेला नहीं जाता। धूप में चला नहीं जाता। ठीक है, क्या हो रहा, धूप में चला नहीं जाता। यह हमेशा असमर्थता और निषेध का बोध करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, असमर्थता एवं निषेध का बोध होता है। ठीक है, इसमें असमर्थता एवं निषेध का बोध होता है। और इसके जो उदाहरण बनेंगे हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, हमेशा एक वचन एवं पुल्लिंग। ठीक है, एक वचन और हमेशा पुल्लिंग में बनेंगे। भाव वचन में क्या होगा, एक तो असमर्थता होगी, निषेध होगी, नेगेटिव वाक्य होंगे, एक वचन होगा और पुल्लिंग बनेगा। जैसे मुझसे अब लिखा नहीं जाता, सॉरी लिखा जा रहा है लेकिन एक उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ। ठीक है, मुझसे अब काम नहीं करा जाता। हाँ, काम नहीं करा जाता, मन नहीं लगता अब। ठीक है, तो ये है बेटा आपके वाच्य। यहाँ पर हमारा टॉपिक फिनिश होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा आज का टॉपिक जो एनसीईआरटी क्लास 10th में लगा हुआ है। एक बार और वैसे बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा रिपीट करके एक बार रिवाइज करा देती हूँ। जहां पर क्रिया का मुख्य विषय भाव हो, कर्म हो या कर्तु हो, ठीक है, उसे वाच्य कहते हैं। दूसरी बात, हमारे जो वाच्य के 3 भेद होते, कर्तुवाच्य, भाववाच्य और कर्तुवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्तुवाच्य में जो क्या है, क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है। ठीक, और ये हमारे सकर्मक और अकर्मक दोनों में ही बनते हैं। दूसरा होता है हमारा कर्मवाच्य। इस कर्मवाच्य में हमारे क्रिया का जो मुख्य विषय होता है वो कर्म होता है। इसमें हमारा सकर्मक से बनते हैं सारे। तीसरा होता है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य में हमारे हमेशा नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे, निषेधता लिए हुए होंगे, असमर्थता का बोध होगा हमें, और अकर्मक क्रिया के द्वारा ये बनते हैं। और एक और बात, ये पुल्लिंग और एक वचन में हमेशा बनेगा। ठीक है बेटा, इससे आसान आपको और क्या समझाऊं, आप खुद समझदार हैं, वैसे इससे ज्यादा आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा टॉपिक पूरा होता है। एक बार फिर कहूंगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और हिंदी से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी समस्या हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके।